नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने के लिए गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनमें खान पान का व्यवहार न था, न कोई धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। और मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जमुराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू पढ़ने में कुछ अच्छा न था, पर धन अच्छा कमा लिया था। अलगू का मान उसके धन के कारण था और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब ध्यान रखा जाता था, खूब आदर सत्कार किया जाता था। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए जाते, जैसे तो हलवे पूरी की वर्षा ही कर दी। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी थी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ही ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन बेटा, अब इस तरह मेरा निर्वाह न होगा। पर जुम्मन ने भी शिकायत सुनकर गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका के खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, क्या रुपए पेड़ पे लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस करे? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके कई दिन बाद बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए। हाँ, किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मरती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम? बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना।
उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुला के क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके सामने रो आई बेटा, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल पर कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पे ही बैठे थे। जब पंचायत में कोई आता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियाओं की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट दिया, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो चाहे राह निकाल दो, उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेसहाय बेवा की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाती हूँ। रामधन बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैनमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बनाए, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्ला के कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो पता चले। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ खाला। तुम्हारी जो बन पड़ी करो, जिसे चाहे उसे पंच बनाओ। खाला जान जुम्मन के आपेक्स को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? लो, मैं उसी को पंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसा अलगू है वैसा ही रामधन है। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती तो हो कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से ही होती है। अलगू चौधरी सरपंच हुआ। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की
और हम भी जो कुछ बन पड़ा आपकी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और तुम्हारी बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं कि माहवार खर्च अलग से दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र न था, नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आगे पंचों का फैसला। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की सी चोट करता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ था तब तो कैसी कैसी बातें करता था। इतनी ही देर में काया पलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने में तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्होंने ये नीति संगत मालूम हुआ कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सकता है। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पे छुरी फेरे, इसे समय के फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसी ने समय रहते धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का ये प्रकोप क्यों होता। ये हैजा, प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही तो दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की खूब प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना भी तो जरूरी है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल में समा जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की जमीन पे ही खड़ा था। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती रहती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि ये बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पचाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ
कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर न मिला। फिर सलाह हुई कि बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका भी मन आया था। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाया करेंगी। आजकल तो एक ही खेप में लाने पड़े हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोलतोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न करी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से ही काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत लिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ ये 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस आ गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख सा जाता था। एक एक पग चलना दूपर था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप के समय साहू जी ने दूना बोझा लाद दिया। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला और कुछ दूर दौड़ा और चाहा जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने फिर कई कोड़े निर्दयता से फटकार दिए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार सारी शक्तियों ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ ही न सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ पकड़ कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठूसी, पर कहीं मृतक भी उठ सकते हैं। तब साहू जी को शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे, गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र न आया, आसपास कोई गांव भी तो न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंच के मर जाता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी बेच के आए थे। 100-250 रुपये उनकी कमर में बंधे थे। इसके सिवाय गाड़ी पर कई बोरे नमक और तेल के कनस्तर थे, इसलिए वे छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाना गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पौ फटते ही नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। साहूआई ने जब सारी बात सुनी तो पहले तो रोई, फिर चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने उनके यहाँ आता तो साहूकार और साहूआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया।
और इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है क्या? हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और ही होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, 1 महीने के बदले 2 महीने जोत लेना। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्रित हो जाते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना तो आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी भी बिगड़ कर लाठी ढूंढने लगे। अब बात हाथापाई तक आ पहुंची। तब लोगों ने खूब समझाया बुझाया और कहा, चलो भाई पंचायत कर लो, वहीं कुछ फैसला हो जाएगा। पंचायत के फैसले को स्वीकार करो। तो साहू जी भी राजी हुए और अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात तो ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं भाई, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुख से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी न टलना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशु के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम करवाया गया। उसके दाने चारे का कोई उचित प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर का वास होता है। यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन
अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारे प्राण घातक शत्रु बना बैठा था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवाय उसे और कुछ सूझता ही नहीं। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान में खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।